हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, जो हर परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सद ताशी ने किया था। तो सबसे पहले किसने किया था? विद्वान गार्सद ताशी ने किया था। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में किया था। गार्सद ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। कौन सी भाषा में की थी? फ्रेंच भाषा में की थी। ताशी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तिवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा था। ये कई परीक्षा में पूछा गया है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था। इस्तिवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा था। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ था। तो दो भागों में विभक्त है। एक तो 1839 में हुआ था, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तिवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त होगा, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तो इसका द्वितीय संस्करण जो हुआ था 3 भागों में विभक्त हुआ था, जो सन 1871 में हुआ था। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे टीजीटी की, पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया है। तो ताशी ने अपनी पुस्तक में जो दिया है हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार दिया है। गार्सद ताशी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। कितने कवि हैं? 738, जिनमें हिंदी के 72 हैं तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बाणेश्वर ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया था। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बाणेश्वर ने ताशी के ग्रंथ का अनुवाद कौन से सन में किया था? 1952 में किया था। और इसका नाम क्या था? ये हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था उन्होंने। ताशी की पुस्तक इस्तिवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदी के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेशदत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। तो भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कौन सन में हुआ था? 1873 ईस्वी में हुआ था। वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। तो शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कौन से सन में हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो शिव सिंह सरोज में जो है 838 कवियों का भाषा काव्यों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं इसमें। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ओह बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रेजुएशन
द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ग्रेसन द्वारा रचित कौन सा है ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रेसन का द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ये सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। इन्होंने कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। कौन सन में किया था? 1957 ईस्वी में किया था। ग्रेसन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। तो ग्रेसन ने कवियों को और लेखकों को कालक्रमानुसार किया है, और गार्सद तासी ने किया था अंग्रेजी की वर्णक्रमानुसार किया था। इन्होंने कालक्रमानुसार किया है। तो आप ध्यान रखना। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों में प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रेसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारणीय काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रेसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो 16वीं-17वीं शताब्दी को भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो ग्रेसन ने ही कहा था। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। तो मिश्र बंधु विनोद की रचना किसने की थी? मिश्र बंधुओं ने की थी। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो तीनों बिहारी कौन से थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी थे। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखना। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो इसमें 4 भाग थे, जिसमें तीन भागों का प्रकाशन 1913 में हो गया था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हो गया था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों से को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बताई गई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दिया गया है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को दिया गया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक पिचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में
हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर की भूमिका से प्रकाशित हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1929 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद करना, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों व लेखकों को शामिल किया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जोरी गिरिशन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि व्रत संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। इन्होंने तीनों लेखकों को इतिहास को कवि व्रत संग्रह से संज्ञा से पुकारा है। इन्होंने आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता का चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक की इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को प्रगति है साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो उन्होंने ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है इनका कथन ये कि जैसे जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये इन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो सबसे पहले इन्होंने ही आलोचना की थी। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में व्यक्त किया है। तो उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजन किया है? 4 में किया है इन्होंने। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। आपको वीडियो कैसी लग रही है लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भक्ति काल को 4 भागों में बांटा इन्होंने। भक्ति काल की 2 शाखा हो जाएंगी, निर्गुण धारा हो जाएगी, सगुण धारा हो जाएगी। तो निर्गुण धारा में ज्ञान मार्ग की शाखा हो जाएगी, प्रेमाश्रय शाखा हो जाएगी। एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा हो जाएगी। सगुण धारा में जो है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगी। 2 धाराओं में बांट दिया है इन्होंने भक्ति काल को, निर्गुण धारा और सगुण धारा में। फिर इनकी शाखाएं की गई है। धारा की 2 शाखाएं होती है, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, आप याद रखना। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्तियों के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिफ्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो एडविन ग्रिफ्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा था? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए थे। इन्होंने सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा।
तज़किरा शिवह हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। तो तज़किरा शिवह हिंदी नामक इतिहास किसने लिखा है? मौलवी करमुद्दीन ने लिखा है, और इसमें 1004 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं, और इसमें पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। तो इनके जो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में लिखा गया है। आचार्य द्विवेदी ने अपनी इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार आज की हमारी यही वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।